गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग फिजिक्स में जो चल रहे थे वो दैट वाज मास एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स पिछले वीडियो में। तो ये थर्ड वीडियो है फिजिक्स का, और इसके आगे जो मैंने पढ़ाया था 1 और 2 वीडियो उसको आप देख लीजिएगा, फिर इसको आप देखिएगा तो समझ में आएगा। सो हम लोग अभी मास एक्सेलरेशन फोर्स सब चल रहे थे। फोर्स का भी मैंने सारा डेफिनेशन मैं बता दिया था। अब मैं आ रहा हूं वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क? तो वर्क जो होता है वर्क सीजीएस और एमकेएस में, तो वर्क का जो होता है आपको जानते हैं कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहां भी मैं कर देता हूं क्योंकि आप लोगों को समझने में आसान पड़ेगा। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और मैं बता चुका आपको कि फोर्स का यूनिट सीजीएस में होता है, डाइन होता है। ओके, सो दिस इज डाइन, और ये हो गया सेंटीमीटर, और ये हो गया एमकेएस यूनिट में, जिसको हम लोग एसआई यूनिट भी कहते हैं, और ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर। मैं फिर जो पिछले वाले क्लास का जो मैंने एंड की जहां से किया था उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बिकॉज प्रीव्यू में दे रहा हूं ताकि आप लोगों को फिर से समझ में आए। और इसको हम लोग अर्ग भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग जूल भी कहते हैं। और पिछले क्लास में हमने बताया था कि 1 जूल कितना होता है, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 1 जूल होता है 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है। अब ये जो है वर्क क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता दूं कि वो डायमेंशन, वो जो है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो वर्क जो होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि वेदर वेक्टर होता है, वेक्टर और स्केलर, क्या वर्क वेक्टर है कि स्केलर है, ये वर्क। तो वर्क जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर। ये फोर्स होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। मगर ये वर्क जो होता है प्रोडक्ट ऑफ डॉट वेक्टर, एक फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 डॉट यूनिट गिव्स यू द स्केलर क्वांटिटी। सो वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट बाय डॉट, यहां डॉट प्रोडक्ट। और वर्क हमारा जो है स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग देख लिए वर्क के बारे में। उसका सीजीएस यूनिट में क्या होता है? अर्ग होता है, एमकेएस में जूल होता है। 1 जूल में 10 अर्ग होता है, 10⁻⁷ अर्ग होता है। और वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इंस्पाइट ऑफ कि वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैं फिर से बता रहा हूं, तो फोर्स भी जो है ये आपको वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डॉट वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो जितना हम लोग वर्क करेंगे तो एनर्जी, अब हम लोग एनर्जी आते हैं। तो वर्क और एनर्जी में रिश्ता क्या है? तो वर्क और एनर्जी होता है, दोनों का यूनिट एक ही होता है। वर्क जो होता है, जो हम लोग फॉर्मूला निकाले थे पिछले बार, तो वर्क जो होता है, किस फॉर्मूला से हम लोग वर्क निकाले थे? वर्क निकाले थे हम लोग F इंटू
डी कॉस थीटा, एफ इंटू डी कॉस थीटा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस किस परिस्थिति में क्या क्या वैल्यू होता है, ठीक है। तो F is equal to work is equal to F cos theta into डिस्प्लेसमेंट, या F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है, F cos थीटा। तो जब परिस्थिति ये है कि यदि, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था मगर फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यदि कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है और ये जो है इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, ठीक है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में, मगर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट डी, और ये एंगल थीटा होता है, ठीक है। तो वर्क का जो निकालने का तरीका है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, या डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में बॉडी का हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए। तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ये थीटा ये है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो ये जो आप सेम लाइन में हो गया, क्योंकि वर्क का जो होना तरीका है निकालने का कि जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक डायरेक्शन में हो गया। और जब है कि जब इस तरह का होगा तो हम लोग वर्क एफ इंटू डी कॉस थीटा, या एफ कॉस थीटा इंटू डी, या एफ कॉस थीटा इंटू डी, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो यदि कोई फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में थीटा डिग्री है, तो वर्क एफ इंटू एफ कॉस थीटा इंटू डी, ठीक है। तो ये पहला केस है। अब जैसे मान लीजिए, अब कंडीशन है कॉस थीटा अगर 0 है, कॉस थीटा अगर 0 डिग्री है, तो क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी, या एफ इंटू कॉस 0 डिग्री इंटू डी। तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, इसलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही साथ दोनों है, तो एक ही दिशा में है, तो हम लोग उसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे। मगर अगर दिशा, अगर कोई एंगल है, जैसे थीटा है, तो फॉर एग्जांपल इसी में बता रहा हूं कि यदि थीटा $60 डिग्री थीटा, तो वर्क का वैल्यू क्या होगा, एफ इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू डी, एफ इंटू कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ इंटू डी। ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। सो एक कंडीशन हमने बताया, एक कंडीशन तो मैंने बताया जब 1 0 है, और जब दूसरा कंडीशन है कि जब थीटा जब 60 डिग्री है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या होता है, थर्ड कंडीशन होता है कि यदि ये बॉडी पर फोर्स लग रहा है ये, मगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि थीटा का वैल्यू थर्ड जो है, हमने जो यहां लिखा है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, थर्ड हो गया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो फोर्स वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी डिस्प्लेसमेंट और एफ इंटू कॉस 180 डिग्री इंटू डी, यानी कि कॉस 180 डिग्री होता है -1 इंटू एफ इंटू -1 इंटू डी, यानी कि -f इंटू डी, यानी कि साइन चेंज हो जाता है। अगर किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो साइन चेंज हो जाता है, वर्क डन। अब फॉर एग्जांपल ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें बॉडी में फोर्स अगर इस दिशा में लग रहा है, जैसे कि एक बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जैसे मान लीजिए ये है और कोई बॉडी यहां था और उसको ऊपर फेंका गया और बॉडी यहां पर आया, ये ए पोजीशन ये हुआ, ये बी पोजीशन, ये बॉडी का है। तो क्या होता है कि जब बॉडी ऊपर जाता है तो इसका क्या होता है कि इसका स्पीड वेलोसिटी इसका कम होते जाता है, वेलोसिटी स्लोज डाउन। क्यों? वाई ये बॉडी क्यों स्लो डाउन कर जाता है? ये बॉडी स्लो डाउन क्यों कर जाता है? बिकॉज जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के वैल्यू, जो अर्थ जो इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और हम जो फेंक रहे हैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी ऊपर में, यानी कि आप वो जो ये जो कंडीशन है कि वर्क डन विल बी नेगेटिव। जब बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है, और जब वो नीचे आता है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो ये तो हम लोग अब आइए हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? क्या है कि हम लोग जो बीपीएससी और यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्टूडेंट्स का होता है कि ऑप्शनल में साइंस होता है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बहुत सारे क्वेश्चंस साक्षात्कार में पूछे जाते हैं। और होता क्या है कि आप लोग के बीपीएससी में जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी में जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई आप इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या होता है कि आप इंटरव्यू में बोल नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है। और एक्चुअली क्या है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 10th 11th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है, और मैं न्यूमेरिकल तो नहीं बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज अ बॉडी हैविंग अ वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी में अगर वेलोसिटी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अ बॉडी इन मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी बॉडी की स्थिति, पोजीशन के आकार में अगर उसका कोई पर्टिकुलर पोजीशन होता है, उससे उसको एनर्जी मिलता है, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर पोजीशन। सो इसका यूनिट होता है mgh। अब यहां पर क्या है? m मास है, g है एक्सेलरेशन, m मास, g क्या होता है?
acceleration due to और h होता है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, इस तरह से। सो इन दोनों को मिलके मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अ बॉडी इन पोजीशन हैज गॉट अ काइनेटिक एनर्जी। जिस बॉडी में वेग हो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, और जिस बॉडी में हाइट होता है ग्राउंड से तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसका यूनिट क्या होता है, हम लोग इसके यूनिट पर विचार करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का भी जो होता है, जो कि मैंने आपको बताया था सीजीएस यूनिट में क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट में काइनेटिक एनर्जी सीजीएस यूनिट किसका होगा? अर्ग, इसका होगा जूल। ठीक है, सो ये दोनों एनर्जीज के ऊपर में है, और इस पर न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही इजी। अगर आपसे करके पूछ दे कि अगर 2 ग्राम मास है तो उसका 2 ग्राम मास है, यानी कि सीजीएस यूनिट में है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा अगर वो 1 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हम लोग उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो हम लोग सीजीएस की पद्धति के मूल में लेंगे या एमकेएस की पद्धति पर। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताता हूं कि अगर कोई बॉडी है, मास है 10 ग्राम, और किस हाइट पर है? मान लीजिए हाइट है, हाइट का मतलब ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, मान लीजिए हाइट है 10 मीटर। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी होगा m इंटू जी इंटू एच। अगर हम लोग को फिर डिसाइड पहले करना पड़ेगा कि हम लोग सीजीएस पद्धति पर चलेंगे कि एमकेएस में। मान लीजिए कि हम लोग सीजीएस पर चलते हैं, तो मास क्या होता है सीजीएस यूनिट में? ग्राम में होता है, तो इसमें मास को 10 ग्राम लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू सीजीएस में क्या होता है? नौ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू सीजीएस यूनिट में होता है। एमकेएस में मैं बताता हूं 9.8 पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये जी का वैल्यू एमकेएस में, ये ऐसा यूनिट में है। अभी हम लोग सीजीएस पद्धति से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मास को हम लोग ग्राम था, कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी को हमने सीजीएस यूनिट में डाला, अब एच को भी सीजीएस यूनिट में डालना है। तो यहाँ पर एच है 10 मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग सीजीएस में चल रहे हैं। डिस्टेंस क्या होता है? हाइट डिस्टेंस, जो कि हम लोग सीजीएस में सेंटीमीटर में होता है। तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, और फिर जो है हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 98, जीरो कितना है? 1 2 3 4 5, 98 इंटू 10⁵ अर्ग। अगर ये सीजीएस में था, ठीक है, सीजीएस में इसको हम लोग कैलकुलेशन किए। एमकेएस में कैसे कैलकुलेशन करेंगे? ये देखिए, एमकेएस में बता रहा हूं। एमजीएच मास है 10 ग्राम, तो मास होता है एमकेएस में किलोग्राम।
तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग एमकेएस पद्धति में इसको यूज कर रहे हैं। जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट क्या होता है एमकेएस में, मीटर में होता है, और यहाँ न्यूमेरिकल में हमने क्या दिया 10 मीटर, इसलिए इसको अब चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, इसको हम लोग काट दिए तो नीचे 2 है और एक 0 यहाँ कट गया, तो 10 to the power 9.8 into 10 to the power -1 जूल। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग क्लास में सीजीएस और एमकेएस में इसीलिए आप लोग को बताया कि ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट समझें और ऐसा कुछ छोटा मोटा न्यूमेरिकल जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है कम से कम ये तो जानना चाहिए, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक ये जो हमने प्रश्न किया ये सभी लोग पढ़े हुए हैं, खाली ब्रश अप करना है। तो हम लोग जो है जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, अब मैं आपको बताता हूं। एक प्रश्न आप लोग को देता हूं आपके सामने कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पेंडुलम है, ठीक है, और अगर पेंडुलम को हम लोग इस तरह से, और पेंडुलम का जो मोशन है इस तरह से, सेंटर ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, ठीक है। मेरे पास 3 पोजीशन है, ए बी सी, ठीक है। अब क्या कि पेंडुलम पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है। तो पेंडुलम का ऑसिलेशन, अब जब हम लोग वेव का जो चैप्टर पर हम लोग जाएंगे, मगर फिर मैं आपको थोड़ा सा बात बता देता हूं कि अगर ए से सी गया, 1 ऑसिलेशन क्या होता है, टू वन टू एंड फ्रो मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये बार ए से सी गया, ए टू सी एंड सी टू ए, इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन, ठीक है। ए टू सी, सी टू ए, एक ऑसिलेशन है। और एक ऑसिलेशन में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी का डेफिनेशन क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट टाइम टेकन, एक ऑसिलेशन, यानी कि ए टू सी और सी टू ए में जितना समय लगता है तो उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, टी से, ठीक है। और एक फॉर्मूला है जो कि आप लोग क्लासेस में पढ़े होंगे कि ये जो टाइम पीरियड है, ये जो दोलन है, ये पेंडुलम है, इसका जो टाइम पीरियड है 2 = 2 पाई अंडर रूट LG। 2 तो आप लोग जानते हैं, पाई भी जानते हैं, इसका वैल्यू 3.14 है, 22/7 है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर ये सेंटर है तो ये इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन।
और इसकी दूरी यहां से लेके इसको हम लोग लेंथ करते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है ये यहां से थ्रेड से लेकर के और जो सेंटर है इसका वहां से इसका ये करते हैं, और ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यानी कि टाइम पीरियड इस पेंडुलम का ये होता है। अब क्या है कि कुछ कुछ फैक्टर है जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि जैसे मान लीजिए अगर हम पेंडुलम को यहां से यहां छोड़े और इधर से इधर कर रहा है तो वेलोसिटी किस पोजीशन पर सबसे ज्यादा है? मैक्सिमम वेलोसिटी। आपके पास 3 पोजीशन है, ए, सी और बी। किस पोजीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी है? तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है बी पर होता है। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस पर है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन है किस पॉइंट पर है बताइए? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे कि जब वेलोसिटी यहां सबसे अधिक है तो बी पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। तो नहीं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहे ए हो चाहे बी, सी हो, पोजीशन ए और सी। अब रहा कि ऐसा क्या है कि सी पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं है, ए और सी पर है, तो क्या होता है एक्सेलरेशन का, त्वरण का जो डेफिनेशन है कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का चेंज जहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा पर यूनिट ऑफ टाइम वहां पर एक्सेलरेशन सबसे अधिक होगा। तो यहां पर क्या है कि वेलोसिटी होते होते क्या है कि 0 पर आ जाता है वेलोसिटी, तो यहां पर सबसे ज्यादा चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी जब चेंज हो जाता है तो यहाँ मैक्सिमम चेंज होता है, इसलिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? VB माइनस VA बाई टी, यानी यहां पर और यहां पे, तो यहां से यहां ए बी टू सी या बी टू ए आने पर ए पर और सी पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, बिकॉज वहां पर वेलोसिटी का चेंज मैक्सिमम होता है और टाइम जितना समय है उसको डिवाइड करने से इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। और यहाँ पर क्या है कि डायरेक्शनल, थोड़ा सा आप इसको मैं बताता हूँ। डायरेक्शन क्या है कि फोर्स जो है, अब यहाँ से ऊपर क्यों पेंडुलम जाता है, ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी का जो है इसमें फोर्स के कारण यहाँ तक ऊपर जाता है, क्योंकि जहां पर फोर्स है वहीं पर एक्सेलरेशन होता है। अगर किसी बॉडी पर, अगर कोई बॉडी है, अगर कोई सिमिलर सेम वेलोसिटी है और वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं हो रहा है तो उसमें फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। मगर यदि उसमें अगर फोर्स लगता है तभी उसमें जाके एक्सेलरेशन आता है। तो ये बॉडी जब सी पर आता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, तो ये ऊपर क्यों जाता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, अ बॉडी इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और बॉडी इज इन अ मोशन एंड कंटिन्यूज टू बी इन अ मोशन। सो क्या होता है कि ये बॉडी जो होता है ये मोशन में, वो चाहता है कि मोशन में रहे, कि ऊपर में जाता है, मगर ऊपर जैसे ही जाता है तो क्या होता है वो हाइट गेन करता है। किस तरह से हाइट गेन करता है? तो ये देखिए, ये अगर सेंटर है और ये यहाँ पे है, ठीक है, तो ये ठीक है, और ये हाइट जो हुआ ये हाइट हो गया h, यानी कि एक तरह से ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। पेंडुलम जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है। सो क्या होता है कि इसका वेलोसिटी कम होता है, क्योंकि दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब स्पीड इंक्रीज करता है,
और नेगेटिव decrease, sorry, not speed, increase of velocity and decrease of velocity। यानी कि जब नेगेटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव त्वरण उसको कहते हैं जिसका स्पीड कम हो तो उसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं, और जिसका स्पीड ज़्यादा हो तो हम लोग बढ़ता हो तो उस वेलोसिटी को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इस केस में क्या है कि यहां से यहां आने में इसका स्पीड या वेलोसिटी कम होता है, और यहां पर आके क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाता है। यहां पर आके वेलोसिटी एक समय, एक क्षण के लिए बहुत कम सेकंड के लिए वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है। और वेलोसिटी जीरो हो जाता है तो इसीलिए क्या होता है, बहुत कम समय के लिए, तो इसीलिए वहां पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है। मगर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है कि जब एक्सेलरेशन अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है तो वेलोसिटी घटता है, और जब वेलोसिटी घटता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और जब वेलोसिटी बढ़ता है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो फिर जब ये लौटता है, अब यहाँ पे वेलोसिटी कुछ क्षण के लिए जीरो हुआ यहाँ पे, अब ये फिर जब यहाँ से यहाँ पर आता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यह जीरो वेलोसिटी से वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो क्या होता है फिर से कि जब वेलोसिटी बढ़ता है तो क्या होता है कि हम लोग इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब क्या है कि ये जो इसमें फोर्स लगता है, फोर्स किस चीज का है, तो इसका जो होता है, जैसे मान लीजिए इसका वजन होगा, वेट, पेंडुलम का जो वेट होता है मास इनटू वेलोसिटी, और ये हाइट है। तो क्या है कि ये हाइट के अनुसार जो है तो ये कितना वर्क डन है। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि ये पेंडुलम जो है यहां से यहां आया और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये जो हाइट है वही डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि ऊपर से यहां नीचे उतरा, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द इन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो इसमें क्या होता है कि वर्क डन यहां पर क्या होता है कि m इंटू जी इंटू वेट हो गया mg, सो वर्क डन क्या हो जाएगा m इंटू जी, और ये h जो किया है, ये h जो नीचे उतरा है ये हो जाएगा ये, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि कोई बॉडी अगर किसी हाइट पर जाता है तो फिर क्या होता है कि वो फिर नीचे आएगा। तो क्या होता है कि जब वो हाइट पर जाता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, और जब नीचे उतरता है, जब हाइट अपना लेने नीचे के लिए, जिस तरह से हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक स्टोन है, और जब हम लोग ऊपर फेंकते मैक्सिमम, ये यहां पर आया ए और ये हो गया बी, ये मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं। ये स्टोन है, ये बी है, ए है, बी है, ठीक है। अब क्या है, और ये मान लीजिए हाइट h, ठीक है, h हाइट। और मान लीजिए एक बीच में बॉल, बीच में भी ये हाइट हुआ, हाइट, बॉल बीच में भी हो सकता है कुछ क्षण के लिए। ये सी पोजीशन है, मान लीजिए ये सी पोजीशन है। अब क्या है
कि ऊपर कब जाएगा, इसको कोई वेलोसिटी से फेंकेगा तब। सो स्टोन का वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ का वेलोसिटी u है, u, इस पर्टिकुलर कोई वेलोसिटी से इसको फेंका गया तभी वो ऊपर जाएगा। और फिर जब मैक्सिमम जब आएगा तो कुछ क्षण के लिए रुकेगा। यहाँ पर वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जब ऊपर जा रहा है, गोइंग अपवर्ड्स। जब ऊपर जाता है u क्या है, u को हम लोग इनिशियल प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कहते हैं। सो u यहाँ पर जो है कुछ वैल्यू होता है, सम वैल्यू। किसी फोर्स से भेजा गया तो ऊपर जाएगा वो, और वेलोसिटी है तो उसका कुछ वेलोसिटी तभी तो ऊपर जाएगा, तो कुछ वैल्यू है। जैसे से सपोज इसका वैल्यू है, सपोज 10 मीटर प्रति सेकंड से वेलोसिटी को फेंका गया। और ये क्या है, ये ए पोजीशन के लिए गोइंग अपवर्ड। फॉर पोजीशन ए। अब क्या है, बी पर क्या होगा, फॉर पोजीशन बी। तो वहां वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं v इज इक्वल टू 0। यहां पर सपोज u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो ऊपर गोइंग अपवर्ड, अपवर्ड के लिए, ठीक है, 0 हो गया। तो वर्क क्या हो जाएगा बॉडी का, मान लीजिए इस बॉडी का, स्टोन का मास m है, तो मैक्सिमम हाइट जो गया ऊपर, एट बी पर क्या होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी एट बी। मैं बी पर बता रहा हूं। तो बी पर क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, m इंटू जी इंटू एच। और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहां मैक्सिमम हाइट पर u 0 हो जाता है, v क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। b पर v 0 हो जाता है, यानी कि किसी बॉडी में अगर मास नहीं है तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, इसलिए 0 हो गया। यानी कि पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है, एनर्जी एट बी, mgh, ठीक है। तो ये बी पर सिर्फ वर्क डन अगर निकालना है तो हम लोग m इंटू जी इंटू एच मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर सीजीएस में जाना है तो सीजीएस में जाएंगे, एमकेएस में जाना है तो एमकेएस में जाएंगे। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पोजीशन सी, मैं इसका डेरिवेशन मैं नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज डेरिवेशन आपको खाली बस कॉन्सेप्ट रखना है। तो एट पोजीशन सी, एट पोजीशन सी, सी पोजीशन, तो मैकेनिकल एनर्जी है अब हमेशा फिर से हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू mgh। मान लीजिए कि सी पर वेलोसिटी कुछ अलग होगा, यहां से जो फेंका गया तो यहाँ कुछ वेलोसिटी होगा, जब ऊपर गया, ऊपर जा रहा तो उसका वेलोसिटी घटते गया, और यहाँ पर तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगा। तो सी पर मान लीजिए
कुछ वेलोसिटी c है। वेलोसिटी c है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mc², ठीक है। और हाइट कितना होगा? तो ये अगर हाइट h है, यहां से लेके यहां तक हाइट h है, और ये हाइट यहां से लेके यहां तक स्मॉल h है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको स्मॉल h। अब ये h कैसे है? जैसे मान लीजिए हाइट h है और इसकी दूरी अगर दिया हुआ है कुछ वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहां से लेके यहां तक जो हाइट है मान लीजिए 5 मीटर है, और यहां से यहां अगर 2 मीटर उतरा तो 3 मीटर जो है आपको ग्राउंड से हो जाएगा, क्योंकि हाइट हमेशा ग्राउंड से लेना है, ठीक है। तो इस पोजीशन पर दोनों होगा, यानी कि यहां पर B पर ओनली पोटेंशियल एनर्जी, C पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा। C पर क्यों पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा? क्योंकि उसमें वेलोसिटी भी है और उसमें हाइट भी है। और इस पोजीशन पर क्या होता है कि जब इस पोजीशन पर जाता है तो हाइट 0 हो जाता है, तो सिर्फ यहां पर इस पोजीशन पर क्या होगा? आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पॉइंट ए में काइनेटिक एनर्जी शिफ्ट होगा, क्योंकि जैसे ही ये बॉल जैसे टच करता है ग्राउंड में मैक्सिमम वेलोसिटी होता है और एकाएक रुकता है, तो क्या होता है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा, और यहाँ पर क्या होगा? ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग एनर्जी पढ़ लिए, और अब हम लोग पढ़ेंगे पावर। पावर का डेफिनेशन क्या होता है? पावर का डेफिनेशन होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर किसी मशीन के द्वारा वर्क डन पर यूनिट टाइम, या कोई भी जिसमें वर्क हुआ हो और किसी पर्टिकुलर समय में होता है, तो वर्क बाय टाइम। ठीक है। अब आपको देखिए कि आप जब हम लोग सिलसिले ढंग से हम लोग चल रहे हैं तो कितना आसान होता है। तो यूनिट पर पावर का पिछले क्लास में मैंने बताया है कि वर्क का सीजीएस यूनिट पे क्या होता है? वैल्यू अर्ग होता है। और टाइम तो इसमें कोई टाइम तो हर समय सीजीएस या एमकेएस में हो, वो सेकंड में होता है, तो अर्ग बाय सेकंड होता है। और एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट जूल बाय सेकंड। तो ये हो गया पावर का यूनिट। और ये जूल बाय सेकंड को एक स्पेशल नाम दिया हुआ है वाट। तो 1 वाट का पावर क्या होता है? 1 वाट का पावर वो पावर होता है जब कोई
1 जूल का कार्य अगर इस 1 सेकंड में अगर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं 1 वॉट कहते हैं। तो पावर को तो मैंने आपको बता दिया। पावर का जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें अलग भी है। जैसे पावर होता है इलेक्ट्रिसिटी में, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वहाँ पर भी हम लोग पावर इस्तेमाल करते हैं। पावर का इलेक्ट्रिक पावर जिसको हम लोग कहते हैं किलोवाट आवर, इलेक्ट्रिक पावर ये एनर्जी। तो क्या है पावर, यानी कि ये अर्ग बाई सेकेंड। अब 1 वॉट में कितना अर्ग बाई सेकेंड कितना होता है 1 वॉट, ठीक है, कितना अर्ग बाई सेकेंड होता है। तो 1 वॉट होता है क्या है, 1 वॉट जूल होता है। अब कैसे हम लोग कन्वर्जन करेंगे, देखिए याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। तो 1 जूल में कितना होता है आपको अर्ग, 10⁻⁷ और ये सेकंड हो जाएगा। देखिए 1 वॉट में 10⁻⁷ अर्ग प्रति सेकंड होता है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन किए, सीजे सेम केस। पावर हम लोग जाने, और पावर का डेफिनेशन क्या है, पावर का डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि पावर को अगर हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसको W से करते हैं, उसको T करते हैं, ठीक है। यानी कि वर्क पावर इनटू टाइम। मैंने एनर्जी क्यों लिखा, क्योंकि वर्क और एनर्जी का यूनिट एक ही होता है, ठीक है। पावर हो गया, ठीक है। तो अगर हमको पावर पता है, वॉट पता है, तो एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब जिसका वाट है 60 वाट, और टाइम 1 घंटे के लिए जलता है, 1 घंटा, 1 आवर। तो कितना एनर्जी वो कंज्यूम किया, तो एनर्जी जो कंज्यूम किया, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अगर एमकेएस में लेके चलते हैं, यदि एमकेएस में लेके चलते हैं तो पावर वॉट में होता है, तो यहाँ पर वॉट में है इसलिए 60। टाइम है आवर, टाइम तो हमेशा एमकेएस में हो या सीजीएस सेकंड में होता है, तो हम लोग आवर को सेकंड में बदल देंगे, यानी कि 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, 60 इंटू 60 सेकंड। और इसका जो मल्टीपल होगा, एनर्जी का क्या यूनिट है, दिमाग पर जोर नहीं देना है। आप जानते हैं कि एनर्जी का यूनिट या वर्क एनर्जी अगर यूनिट है तो उसका जूल होता है, यानी कि 6 क्यूब 10⁻³ जूल। तो यानी कि एनर्जी, पावर और टाइम। तो आपने देखा कि किस तरह से एनर्जी,
तो हम लोग स्टार्ट किए मास से, फिर फोर्स पर गए, फिर एक्सेलरेशन पर गए, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर गए, फिर उसके बाद में हम लोग एनर्जी पे गए, एनर्जी के बाद में हम लोग पावर पर गए, पावर पर किस तरह से जो कॉन्सेप्ट है मैंने समझाया। तो अगली क्लास में मैं और पावर पर कुछ बताऊंगा, जैसे कि हॉर्स पावर 746 वॉट, और फिर इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है। फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जब जाऊंगा मैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताऊंगा। सो आप सिर्फ इसको ध्यान से समझें और कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करें, बिकॉज मैंने जो समझाया है, और अगर कोई यूनिट का कन्वर्जन एक से दूसरे में करना है तो वो जो मैंने तरीका बताया है डेफिनेशन को लेकर के आप निकाल के कर सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि यदि, चलिए मैं बता ही देता हूँ कि मान लीजिए लिफ्ट है, ये भी क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट पर है। अब समझ जाइएगा, हम लोग हमेशा लिफ्ट पर जाते हैं, नीचे ऊपर, ऊपर से नीचे उतरते हैं। तो लिफ्ट पर जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग जो है उसका जो आभासी भार, अपैरेंट वेट, अगर लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए डैश, ठीक है, ए डैश है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन a1 है, तो अपैरेंट वेट क्या होगा, mg, mg क्या हो गया, आपका वेट हो गया, ठीक है। और ये ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा ma1, यानी कि G ऐड हो जाएगा, G प्लस A ऐड हो जाएगा और आपको अपना बॉडी ज्यादा वेट महसूस होगा। तो जब ऊपर जा रहा है, when going upwards, going by lift। अब इसमें क्या है कि इसमें भी अपैरेंट वेट होगा, अपैरेंट वेट हो जाएगा यहां पे mg माइनस अब ये डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी mg ठीक है, कम हो जाएगा आपका वजन, आपको लगेगा कि मेरा वजन कम हो गया, तो ये पोजीशन हो गया 1, ये पोजीशन हो गया 2 और ये 3। लिफ्ट जो होता है वो एक लोहा का तार से बंधा हुआ रहता है, अगर तार ब्रेक कर जाता है, when जब तार टूट जाता है तो लिफ्ट गिरने लगेगा, और लिफ्ट किस एक्सेलरेशन से गिरेगा, आप भी गिरिएगा और लिफ्ट भी गिरेगा। तो एक तरह से, क्योंकि हम लोग को वेट का असर कैसे पता चलता है, क्योंकि मेरे नीचे ग्राउंड रहता है, तो जब लिफ्ट भी गिर रहा है और व्यक्ति जो लिफ्ट के अंदर में वो भी गिर रहा है और वही सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, अपैरेंट वेट
0 हो जाएगा। तो लिफ्ट वाला भी जो प्रॉब्लम है इसको आप देख लीजिएगा। इसको खाली सिर्फ समझना है आपको कि ऊपर जब जाएगा तो आपका वेट ज़्यादा महसूस होगा, उसका वैल्यू क्या हमने आपको समझा दिया। जब नीचे जाएगा तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा, और जब लिफ्ट का तार टूट जाएगा तो आपको लगेगा कि मेरा वेट ही नहीं है, वेट 0 हो जाता है। तो ये 3 एक्सेलरेशन, ये जो 3 है। एक मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि अगर पेंडुलम है, और पेंडुलम जो है, आप पेंडुलम का ये है, आज जब आप ऊपर जाते हैं तो पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है, टाइम जो है, टाइम पीरियड जो मैंने बताया था, वो बढ़ जाता है कि घट जाता है। जब नीचे उतरता है तो घट जाता है कि बढ़ जाता है, और जब वो टूट जाता है तो उसका क्या होता है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं आप लोग को कहता हूं कि इसको ध्यान से सुनिए, सुनना है और समझना है। और यदि समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो आप कमेंट में लिख कर भेजिए, मैं जरूर आंसर आपको दूंगा। सो धन्यवाद आप लोग को, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।